हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अव्यय तंत्र का पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल से अव्यय तंत्र कराया जाएगा। दोस्तों, क्रम वाइज क्रम करके आप लोगों को सारे जितने भी अव्यय तंत्र से रिलेटेड वीडियो हैं वो आप लोगों को सीरीज से चलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पूरा डिटेल से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पूरा डिटेल से कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहले आप लोगों को जो कुछ शब्दावली हैं वो करा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को पूरा डिटेल से कराऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, एस्चुरी क्या है। क्या एस्चुरी? सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी में के साथ मिलता है। जहाँ पर समुद्र का जो खारा पानी होता है वहाँ नदियों का जो ताज़ा पानी है वह मिलता है। अब ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो एस्चुरी या जर्दन मुख बना का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी, ये तीन नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में। अब बात आती है दोस्तों कि एस्चुरी क्या है। एक बार मैं आप लोगों को एस्चुरी दिखा दूं। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो नदी है इसका जो ताज़ा पानी होता है ये समुद्र से खारे पानी से मिलती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब अगला आता है दोस्तों, दूसरी शब्दावली क्या है? डेल्टा। डेल्टा एग्जाम में एक बार पूछ भी लिया गया था, डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। जो डेल्टा होता है वो उपजाऊ मिट्टी का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो नदियां हैं वह अपने द्वारा अवसाद बहाकर ले आती हैं और ये अवसाद इकट्ठा हो जाता है, इसी से डेल्टा का निर्माण होता है। और ये किस आकार का होता है? त्रिभुजा आकार का होता है। ये पॉइंटों में आपको दे दिया जाएगा, 3-4 पॉइंट, और आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित से कितने सही है इनमें से। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आप लोगों को डेल्टा दिखा दूं। ये जो आपको दिख रहा है ये त्रिभुजाकार, ये देखो, ये नदी कई धाराओं में बट गई हैं और ये डेल्टा का निर्माण किया है। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? ये पूरा डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे डेल्टा कहते हैं। अब बात आती है किसकी दोस्तों? डेल्टा हो गया एस्चुरी। अब मैं बात करता हूँ अव्यय तंत्र की। किसकी? अव्यय तंत्र। क्या होता है अव्यय तंत्र? ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? तो अव्यय तंत्र शब्द एक क्षेत्र नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक कोई नदी क्षेत्र होता है उसकी व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है कि कौन नदी, किसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, कहाँ पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। कई छोटी छोटी जो नदियां आकर एक मुख्य धारा मिलती हैं उसका, तो ये एक मुख्य नदी का निर्माण करती है जो मुख्य धारा बनती है, उसे कहते हैं अव्यय तंत्र। और दोस्तों, जो छोटी छोटी नदियां आकर ना, तो छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा में मिलती हैं उसे उनको कहते हैं सहायक नदियां। और जो एक मुख्य धारा बनती है उसको एक नदी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसकी सहायक नदियां होती हैं जो छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं। अब बात आती है दोस्तों, भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अव्यय तंत्र है, उसको दो भागों में बांटा गया है। किसमें? दो भागों में। एक होता है हिमालयी अव्यय तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अव्यय तंत्र। कौन कौन सा? हिमालयी अव्यय तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अव्यय तंत्र। जिसमें हिमालयी अव्यय तंत्र जो होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें तीन में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरीके की नदियां आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिमालयी अव्यय तंत्र की। उसमें सबसे पहले पढ़ाऊंगा आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। तो बात करते हैं सिंधु नदी की। सबसे पहले जो सिंधु नदी है वो तीन देशों से होकर गुजरती है: चीन, भारत और पाकिस्तान। कौन कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान, ये तीन देशों से होकर गुजरती है। जो चीन के अब निकलती, उद्गम स्थल कहाँ पर है इनका और मुहाना कहाँ पर है? तो चीन के तिब्बत स्थित, जो तिब्बत में, चीन के तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके निकट इसका उद्गम स्थल है।
और उत्तर पश्चिम, जैसे ये है, ये दिशा उत्तर पश्चिम कहलाती है। तो ये उत्तर पश्चिम इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ये जो उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास, ये पॉइंट नोट करने वाला है, जो भारत के लद्दाख के पास, ये भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है? लद्दाख के पास, दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख में जो दमचोक स्थान है वहाँ पर भारत में ये प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बहती हुई ये नदी गिलगित होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान प्रवेश करती है। दो आप लोगों को चीज़ें पूछ ली जाएंगी जब आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्ट पूछे जाएंगे। तो ये भारत में कहाँ पर करती है? लद्दाख के दमचोक स्थान पर। और दोस्तों जब ये भारत से बाहर निकलती है और पाकिस्तान में जब मिलती है तो पाकिस्तान में दर्दिस्तान एक जगह का नाम है, वहाँ पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूरब से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है, इस नदी की लंबाई जो है वो कितनी है? लंबाई, वो लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसकी नदी की जो पूरी लंबाई है वो 2880 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र में। और जो सिंधु नदी है, इसके भारत का जो लेह शहर है, ये जो दिख रहा है ना आपको लेह शहर, लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर है? दाएं तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। और जो सिंधु नदी इसमें इसके अरब सागर से मिलने से पहले 5 नदियां इसमें आकर मिल जाती है। किसमें? सिंधु नदी में 5 नदियां मिल जाती हैं जब ये अरब सागर में आकर मिलती है, उससे पहले। ठीक है दोस्तों। वो मैं आपको डिटेल से कराऊंगा अभी कौन नदी कहाँ पर मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सी नदी है? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदी। ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात आगे की करते हैं। और जो आगे की बात करते हैं, और ये है दोस्तों कौन सी? चिनाब नदी। सबसे पहले बात करते हैं चिनाब नदी की। तो जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। और ये इसका जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश के केवारालारा दर्रे से, किससे? K12 दर्रे से, K12 दर्रे से, K12 लारा दर्रे से ये इसका उद्गम स्थान है जहाँ से ये निकलती है। ये आपको दिखाई गई, यहाँ पर शो की गई है ये चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि जो हिमाचल प्रदेश में इस नदी का जो निर्माण है वो 2 नदियों से होता है, एक चंद्रा और एक भागा। और इसीलिए इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्र भागा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रभागा, क्योंकि ये चंद्रा और भागा नदी से इसका निर्माण होता है। इसकी 2 सहायक नदी हैं, चंद्रा और भागा। ठीक है दोस्तों। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलती है? तो सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास नदियाँ आकर मिल जाती हैं। देखो जो सिंधु नदी है उसमें डायरेक्ट आकर ये सारी नदियाँ 5 नहीं मिलती हैं। सबसे पहले चिनाब नदी मिलती हैं और मैं आपको अभी डिटेल से कराऊंगा कौन नदी किस जगह किससे मिल रही है। तो जो झेलम और रावी है वो चिनाब नदी में मिलती है और ब्यास जो नदी है वो सतलुज नदी में मिलती हैं। और ये सतलुज नदी आगे बढ़कर ये किस में मिलती है? चिनाब नदी में। तब ये चिनाब नदी की जो मुख्य धारा है ये जाकर सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों। आगे आप लोगों को करा रहा हूँ झेलम नदी। अब बात आती है झेलम नदी की। चिनाब हो गई ना पहले से सहायक नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थान जो है कश्मीर घाटी के बैरी नाग के निकट से होता है। कहाँ पर? कश्मीर घाटी के बैरी नाग के निकट होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट, कहाँ पर? झंग के निकट ये चिनाब नदी पर मिलती है। ये आपको ध्यान करना है। एक तो उद्गम स्थान कहाँ पर है? बैरी नाग में, कश्मीरी घाटी में। और ये भारत की सीमा के कितने नंबर काटती है? 170 किलोमीटर। और पाकिस्तान में कहाँ पर मिलती है चिनाब नदी पर? झंग में। ठीक है दोस्तों। तो ये चिनाब नदी में मिलती है जो आपको शो करा रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब बात आती है रावी नदी की। तो जो रावी नदी है ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर, जो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए झंग के निकट चिनाब नदी में मिलती है।
झेलम और रावी दोनों नदी हैं, ये झंग के निकट चिनाब में मिलती हैं। लेकिन जो रावी नदी है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश के, और झेलम नदी है बैरीनाग के से कश्मीरी घाटी के बैरीनाग से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है किसकी, सतलज की, और ब्यास की बात करते हैं। तो जो सतलज नदी है ये नदी तिब्बत के राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राकसताल से निकलती है, और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये भी तिब्बत से निकलती है, जो आपको यहाँ पर शो करा रहा है। ठीक है, आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर, कहाँ पर, बहावलपुर में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है, और ये इसकी मुख्य धारा जो है सतलज नदी की, ये ब्यास नदी जब मिल जाती है और ये मुख्य धारा जाके चिनाब नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चिनाब से मिलने से पहले ये ब्यास नदी आकर इसमें मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात आती है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकली ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरके में सतलज नदी में मिल जाती है। ये पंजाब में एक हरके नामक स्थान है, जो हरके बांध भी है, वहाँ पर ये सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और सतलज नदी की जो मुख्य धारा वो जाकर चंबल नदी में मिलती है। तो दोस्तों आपसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्यास नदी किस नदी में मिलती है, किसकी, तो सतलज नदी मिलती है, डायरेक्ट चिनाब में नहीं मिलती है। और चिनाब में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है उत्तर की, तो झेलम और रावी नदी। ठीक है दोस्तों, और फिर चिनाब की मुख्य धारा किस में मिलती है, सिंधु नदी में, और सिंधु नदी की मुख्य धारा कहाँ पर गिरती है, आके अरब सागर में। ये तो बात थी दोस्तों नदियों की। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि जो हरके क्षेत्र में जो ब्यास और सतलज नदी का संगम है, यहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर, कौन सी लंबी नहर है भारत की, इंदिरा गांधी नहर। ये आपको शो करा रही है ना ब्लू में, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है, और राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 470 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है, राजस्थान में, 470 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 470 किलोमीटर, और इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है, राजस्थान में, जो 470 किलोमीटर है। ये देश की सबसे लंबी नहर है। कहाँ से, जो हरके नामक स्थान है वहाँ पर ब्यास नदी, ब्यास और सतलज जहाँ पर मिलती है वहाँ से गुजरती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब से मिलती है, जो सतलज नदी है वो बहावलपुर में, कहाँ पर, पूछ लिया जाता है चिनाब से सतलज नदी किस जगह मिलती है, तो पाकिस्तान के बहावलपुर में। कहाँ पर, बहावलपुर में ये चिनाब नदी पचनद नदी का निर्माण करती है। तब ये पांचों नदियाँ, कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों नदियाँ 45 किलोमीटर तक पांचों नदियाँ आगे बढ़ती हैं और सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिलती है 45 किलोमीटर पाकिस्तान में चल के फिर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अब ये जो नदी है, पांचों नदी हैं, इनका जो 6 नदी दी गई हैं सिंधु मिलाकर, तो क्या इनका जो उपयोग है वो भारत पाकिस्तान बराबर करता है, तो नहीं करता है। जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, कब हुआ था, 1960 में, पानी के वितरण के लिए 1960 में जो सिंधु नदी समझौता हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि उत्तर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां जो हैं इनका उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा इसका उपयोग। ठीक है, इसका 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है दोस्तों, और जो नीचे की 3 नदियां हैं दक्षिण उत्तर में, रावी, ब्यास और सतलज, कौन कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा, और 20% उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। और ऊपर की जो उत्तर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% हिस्सा कौन यूज करेगा, पाकिस्तान करेगा, और 20% हिस्सा भारत यूज करेगा। ये 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल से जो सिंधु नदी समझौता था, इससे बाहर आप लोगों के लिए नहीं जाएगा, या पीसीएस एग्जाम तक के लिए पूरा डिटेल से मैंने आप लोगों के लिए कराया है। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए कहीं पर नहीं जाएगा। इसी से 20 से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको ऑर्डर दे जाएंगे नॉर्थ टू साउथ दे दिए जाएंगे और आपको सही करना होगा। तो नॉर्थ टू साउथ क्या है, इनका क्रम क्या है, तो सिंधु पहले कौन सी है, सिंधु नदी, नॉर्थ टू साउथ क्या है इनकी, पहले है सिंधु नदी, फिर झेलम, फिर चिनाब, ठीक है,
सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, फिर झेलम, ठीक है, फिर चिनाब, ठीक है, फिर रावी, ठीक है, फिर ब्यास और फिर सतलज। ये नदियां हैं जिनको दोस्तों क्या नाम है, ये क्रम दिया गया है कैसा, नॉर्थ टू साउथ दिया गया है, जो मतलब कि 3 उसमें बहती हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं इसको बता दूं कि जो ये नदी हैं इनके कुछ नाम थे, वो आप लोगों को जो मतलब कि प्राचीन काल में नाम लिए जाते थे वो आप लोगों को बता दूं। जो झेलम नदी है उसको बितास्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, बितास्ता। और जो चिनाब नदी है उसको अस्किनी कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्किनी। और जो रावी नदी है उसको पुरुषड़ी या फिर इरावती नदी, कौन सी, इरावती नदी कहते हैं। और जो ब्यास है उसको बिपाशा कहा गया है, क्या कहा गया है, बिपाशा। और सतलुज है उसको सतुद्री कहा गया है, क्या कहा गया है, सतुद्री। तो ये आप लोगों को ध्यान करना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है बिपाशा किस नदी को कहते हैं। आप लोगों को मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा पीसीएस वाले को एग्जामों में, ब्यास को बिपाशा या चिनाब को अस्किनी, ऐसे करके आपको मिलाने के लिए दिया जाएगा। इरावती नदी दे देगा, रावी नदी नहीं देगा। तो ये इनके पहले के नाम थे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। और मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से जो भी नदी तंत्र है वो पूरा डिटेल से लाऊंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों के लिए शेयर करिए, क्योंकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच सके। और दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर जरूर करते रहिए, जिससे मैं भी आप लोगों के लिए बहुत डिटेल से वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।